जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जिसमें हम लोग बीपीएससी सामान्य अध्ययन का घटना चक्र करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसमें हम लोग मास्टर वीडियो डालेंगे, जो पहले के वीडियो का कंपाइलेशन होगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बीपीएससी अभ्यर्थियों तक जो इस बार के बीपीएससी एग्जाम 68वां देने वाले हैं या आगे भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग पहले ही मास्टर वीडियो में इतिहास का वीडियो डाल चुके हैं, भूगोल का वीडियो डाल चुके हैं और राज्य व्यवस्था का वीडियो डाल चुके हैं। यह वीडियो हो जाएगा सामान्य विज्ञान का, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तीनों सेक्शन कंबाइन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना अधिक बार देखिए उतना अच्छा रिविजन हो पाएगा आपका और उतना अधिक ही आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं मास्टर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ अगर सजेशन या कुछ ऐसा बताना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करने के लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र है। आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं मास्टर वीडियो में आपसे। आइए तो शुरू करते हैं मास्टर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र का सामान्य अध्ययन में। और यह इस सीरीज़ का 9वां लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने पहले के 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया प्लेलिस्ट का, तो आप लोग जाइए चेक कीजिए। उसमें हम लोगों ने इतिहास का तीनों पार्ट कर लिया, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास है। फिर हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की है। फिर हमने सामान्य भूगोल किया है, जैसे भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल था। फिर हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की है। अर्थव्यवस्था का 2 पार्ट है, आप लोग जाइए दोनों पार्ट देखिए। और अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले बस यही अनुरोध रहेगा आपसे कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी तक पहुँच जाए। तो यह इसका कंटेंट देखिए। इसमें इतिहास हो गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, सामान्य भूगोल हो गया एवं भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। अब हम लोग सामान्य विज्ञान पे जाएंगे, जो कि 3 पार्ट में है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। तो हम लोग यहाँ एक-एक करके तीनों पार्ट देखेंगे। तो आप लोग से बस यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बार-बार देखिए, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। और एग्ज़ाम के टाइम में इसे जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना अधिक आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाएगा। और अगर आप लोग के कोई दोस्त मित्र या परिवार में कोई होंगे जो बीपीएससी या इस तरह किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और आप लोग से भी यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो आप लोग तक इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ आ गया सामान्य विज्ञान, जिसमें पहला सेक्शन है भौतिक विज्ञान का, मतलब फिजिक्स का। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितना अधिक लोग तक ये पहुँचेगा उतना अधिक लोगों को यह लाभान्वित करेगा। और आप लोग को बस करना ये है कि इसे आप बार-बार देखें, जिससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाएगा और एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है भौतिक विज्ञान, जिससे हम लोग शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तो यह है तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी? तरंग दैर्घ्य की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। घड़ी में प्रयोग होने वाले घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, क्या होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है तो यह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है ऊर्जा। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो ऊर्जा को माना जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है क्या है? तो वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वॉट है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो यह तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यह दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर में। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर में दिखता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन वर्ग मीटर है। दाब की इकाई क्या है? तो यह न्यूटन वर्ग मीटर है। दाब का मात्रक है, तो इसका मात्रक ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो यह अदिश राशि दाब है।
निम्न में से कौन सी अदिश राशि? तो दाब अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो नहीं होता है किसका? विकृति का। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगधर बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। यह बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। सही कथन चुनिए तो बी ऑप्शन सही है, लाल प्रकाश का तरंगधर बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। 16वां प्रश्न, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है? तो यह घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह हो जाता है क्या? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरणें हैं क्या? तो कॉस्मिक किरणें हैं अवशेषित कण। कॉस्मिक किरणें अवशेषित कण हैं। अगला प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम के अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो G शब्द होता है जनरेशन के लिए प्रयुक्त। 2G स्पेक्ट्रम के अक्षर G शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह जनरेशन के लिए प्रयोग होता है। रडार का आविष्कारक कौन था? तो यह आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन आविष्कारक था रडार का। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसोन है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसोन मॉडल है। गॉड्स पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसोन है। सर सीवी रमन के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसे हुआ था? तो सन 1930 में। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1930 में। ये देखिए जितने भी अब तक भारत के लोगों को बहुत नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है किस विषय में किनको मिला है, कब मिला है। तो आप लोग चाहे तो इसे पेपर पेन रखकर अपने साथ इसे नोट भी कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यह की थी गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था राइट ब्रदर्स ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना का? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना का? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 40 डिग्री सेल्सियस को का मान फ़ारेनहाइट स्केल में रखें तो इसका हो जाएगा 104 डिग्री। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है, उससे आप लोग निकाल सकते हैं F = 9/5 C + 32। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट निकालना होगा तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू रखेंगे, अगर सेल्सियस निकालना होगा तो सेल्सियस का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जो निकालना होगा उसके अपोजिट का वैल्यू रखेंगे तो निकल जाएगा। इसका 40 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसके लिए होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस लिए? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। लोलक की कालावधि मतलब टाइम पीरियड होती है क्या? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कार्य अवधि या टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल गुणनफल होता है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल होता है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो सही सूत्र है A = V - U/T। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ज्ञात करने का होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। और त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो A = V - U/T। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो है आयतन सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आयतन नहीं है, बाकी विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है क्या? तो यह 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितना? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितना? तो 10⁻⁻12 ग्राम। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल कितना होता है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय 0 होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लगा रहा बल
तो इसका बी ऑप्शन होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर के गेंद और एक लकड़ी के गेंद निर्वात मतलब वैक्यूम में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहा हो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। मतलब वैक्यूम में अगर तीनों गिराया जाएगा तो तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेगा। फिर से पढ़ते हैं, यदि एक पंख, एक रबर का गेंद और एक लकड़ी का गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहा हो तो डी ऑप्शन, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। 39वां प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंग होती है तो क्या होती है? अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग होती है क्या? अनुदैर्घ्य। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो यह ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। विद्युत शक्ति की इकाई है क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो आप लोग देख लेंगे इसको। आइए 42वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध या सही ऑप्शन नहीं है। बाकी वोल्ट मीटर विभंगता नापने के लिए सही है, एमीटर विद्युत धारा नापने के लिए सही है, पोटेशियोमीटर या विद्युत वाहक बल्ब या भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध या गलत ऑप्शन है। टरबाइन एवं डायनामो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह करता है मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन या डायनामो में बिजली प्राप्त करने के में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह है मैकेनिकल ऊर्जा को। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च होगा कितना? तो 1 इकाई होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना? तो 1 इकाई मतलब 1 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ, यूनिट कैसे निकाला जाता है? तो 100 वाट गुने घंटा बराबर हो जाता है यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, 4.70 किलो ओम। फिर से देखते हैं ऑप्शन, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4.70 किलो ओम। यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला दिया हुआ है पूरा। आर इक्व यहाँ प्रतिरोध हो जाता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। या देखिए आप वीडियोस पॉज करके यहाँ पे आप इसको पेन पेपर से बना भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो क्या अपघट्य होता है? अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। डायनमो क्या है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो क्या है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर क्या है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह नापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह एमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह नापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह एमीटर से नापी जाती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो यह एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकल दूरी क्या होगी? तो यह हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता डी से डायोप्टर से नापी जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग इसे चाहे तो बना सकते हैं पेपर पेन से लेकर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो यह किया जाता है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो यह तंतु को गर्म करके पैदा किया जा सकता है।
आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? तो यह मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यह होता है यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यह यूरेनियम उपयोग होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है टिन और शीशे की एक मिश्रित धातु से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस धातु का बना होता है? तो यह टिन एवं शीशे की एक मिश्रित धातु का बना होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यह कुचालक है पारा का। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यह पारा है। अतिचालक का लक्षण है, क्या लक्षण है? तो शुष्क पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शुष्क पारगम्यता है। यह इसका डिस्क्रिप्शन है, अगर चाहे तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो यह घट जाता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घट जाता है। रेजिस्टेंस उसका घट जाता है अगर आप किसी सेमीकंडक्टर को गर्म कीजिएगा तो। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छू ले तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि डी ऑप्शन हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन कौन सा, यह देखते हैं। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है, यह बिल्कुल सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह बिल्कुल गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गलत है। फिर से देखते हैं। कपास गर्मी में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है, यह बिल्कुल सही है। सीढ़ी बनाने के लिए कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए की जाती है, यह बिल्कुल सही है। आइए 67वां प्रश्न देखते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं तरंगदैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती या बदलता है? तो यह होता है क्या? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो यह नहीं बदलती कौन? आवृत्ति। बाकी वेग, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक बदल जाती है। आइए 69वां प्रश्न। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो यह बनता है उत्तल लेंस से। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो यह बनता है उत्तल लेंस से। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार कौन सा है? तो यह है अवतल लेंस, अवतल दर्पण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है कितना? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है कितना? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देखिए ध्वनि का वेग अलग अलग वस्तुओं में और अलग अलग टेम्परेचर में दिया हुआ है।
तो सबसे कम होता है शुष्क वायु में 332 और सबसे ज़्यादा होता है कांच यानी फिंट में, जो कि 25 डिग्री तापमान पे होता है 3980। सॉरी, सबसे तेज होता है एल्युमिनियम में 6420 होता है एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा, फिर होता है स्टील में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है कैसे? तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? समझाता है प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो यह है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका फॉर्मूला पीछे हम बताया था, यहाँ पे भी देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ F = 9/5 C+32। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यह फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जलस्तर नहीं बदलेगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब जलस्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो यह है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो यह पृष्ठ तनाव है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें होती है? तो शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो यह शहद की होती है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है श्यानता किसकी कितनी होती है? तो शहद की 200 होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे पैदा होती है? तो यह पैदा होती है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी पैदा होती है? तो यह चंद्रमा से पैदा होती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसका बी ऑप्शन होगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। आइए अगला प्रश्न 83 नंबर देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है सूर्य से। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? नाभिकीय संलयन द्वारा निर्माण होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्षा दीर्घतम होती है कब? तो प्लूटो पर। वर्षा दीर्घतम होती है कब? तो प्लूटो पर। अच्छा वर्ष। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 मिनट दिया हुआ है और इसका आंसर होता है 8 मिनट 19 सेकेंड, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी बेसिक है, सी है और फोर्टेन है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो यह होती है टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन प्रयोग होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यह होती है जर्मेनियम। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में टंगस्टन में प्रयोग होती है? तो यह जर्मेनियम धातु है।
परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन कौन से अवयव है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प देखते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो यह गलत ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, यह बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या एवं तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या होती है, यह बिल्कुल सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में प्रयोग होता है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गलत है। फिर से देखते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होती है, गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या होती है, बिल्कुल सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होता है, यह बिल्कुल सही है। आइए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह भंडार है कौन? तो सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में तो कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो यह है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किससे सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है अभिनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। 99 नंबर प्रश्न। वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है? तो यह नहीं होता है रेडॉन, बाकी हीलियम, नियॉन और आर्गन होता है। वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है? तो रेडॉन नहीं होता है, बाकी हीलियम, नियॉन और आर्गन मौजूद होता है वायु में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली की खपत का बिल किससे मापने पर आधारित होता है? तो यह होता है ये ऑप्शन केवल एक यानी वाट पर। बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के मापन पर आधारित होता है। 101 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इनसैट 2 कब छोड़ा गया था? तो यह छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। इनसैट 2 कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को यह छोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स खत्म होता है, अब शुरू होगा रसायन विज्ञान, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो आपको बोरिंग फील हो, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में सारे सेक्शन को ला रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने पहले के 7 वीडियो 8 वीडियो नहीं देखें तो लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे देखिए। और अगर आप लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज़ भी नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बीपीएससी की तैयारी करें, ताकि उन्हें इस चीज़ से लाभान्वित हो सके। और अगर आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे बीपीएससी के इस सीरीज़ में, जिसमें हम लोग घटना चक्र 2023 का बुक देख रहे हैं, जिसमें बीपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए सारे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने पिछले 7-8 सीरीज़ कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतीय इतिहास के 3 पार्ट को कर लिया है, पॉलिटी को कर लिया है, इकोनॉमी को कर लिया, ज्योग्राफी को कर लिया है। ज्योग्राफी में 2 पार्ट है, इंडियन एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर उसी तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को भी कर लिया, इंडियन इकोनॉमी को। तो अगर आप लोगों ने पहले के सीरीज़ नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाइए आप लोग देखिए। और आप लोग से बस यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं अभी तक तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप लोग तक इसका सूचना जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि बीपीएससी की तैयारी या इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब बीपीएससी में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो आप लोग से यह अनुरोध रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, और जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना अच्छे से रिवाइज़ कर पाइएगा, उतने अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा। तो बस इसे 2-3 बार देखिएगा तो 2-3 बार देखने में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत रहेगा तो 1-2 बार और देखिए, फिर एकदम कंठस्थ हो जाएगा, तो आप लोग एग्जाम में परफॉर्म अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग भारतीय इतिहास के 3 पार्ट कर लिए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया है, समान भूगोल हो गया जिसमें विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया है, समान विज्ञान का या रसायन विज्ञान होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया है, तो आप लोग जाइए उसे भी देखिए।
और हम लोगों ने 8 ईयर ईयरली करंट अफेयर का पूरा सीरीज़ किया क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाइए आप उसे भी चेक कर सकते हैं, उसे भी देखिए आराम से और अपने करंट अफेयर को भी मौजूद कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग रसायन विज्ञान की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग हमारा रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। और फिर से मैं अगर यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग उसे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि अब BPSC तक यह सीरीज़ लगातार चलते रहेगा और उससे आगे भी चलता रहेगा। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी नई वीडियो में, तो आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त मित्र जो भी सहपाठी पढ़ने वाले हैं वो इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो यह है गैस। सॉरी, ठंड की वजह से थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब हो गया, कोई बात नहीं, चलिए चल देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं, बाकी धातु, अधातु और उपधातु तत्व है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लेवोर्जियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोर्जियर को कहा जाता है। एक तत्व जो इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो 18 और 20 जोड़ दीजिएगा तो 38 हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? तो यह 38 होगा। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो यह है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड Pu 94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, तो 148 होगा। जो प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 144 होगी। एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो यह होते हैं द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं किसमें? तो द्रव्यमान संख्या में। अगला है फैराडे स्थिरांक क्या है? तो यह है सार्वभौमिक स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो यह हो जाएगा ये ऑप्शन उपयुक्त है, 1 से अधिक, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध जल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। शुद्ध जल एवं उदासीन विलय भी यही होता है, शुद्ध जल को ही उदासीन विलय माना जाता है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका विलय को pH मान 7 से अधिक है? तो यह है क्षारीय विलयन। निम्न में से किस विलयन के pH मान 7 से अधिक है? तो यह हो जाएगा क्षारीय विलयन। पानी का pH मान होता है कितना? तो यह होता है 7। पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो यह 1000 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यह पावर पर काम करता है। एक घोल का pH 3 से 6 बढ़ता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 1000 गुना बढ़ जाएगी। ब्रोमीन होती है क्या? होती है तो लाल द्रव। ब्रोमीन होती है क्या? लाल द्रव। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस होती है कौन सी? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे में पाइप पर परत होती है, किसकी परत होती है? तो जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? तो जस्ते की। अगला प्रश्न, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है क्या है? तो यह सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या है? तो यह सल्फोनेट है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कहलाता है क्या? तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या होता है? तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई ऑप्शन। नीला तथा रासायनिक रूप है किसका? तो यह है कॉपर सल्फेट का। नीला तथा रासायनिक रूप है किसका? तो कॉपर सल्फेट का। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है प्लेटिनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह प्लेटिनियम धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है किसकी? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि इसमें हो जाएगा कार्बन, निकिल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि इसका हो जाएगा कार्बन, निकिल और क्रोमियम। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है क्या? तो यह है जिप्सम। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है क्या? तो यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो बी ऑप्शन, CaSO4 का होल 2 और 2H2O। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 होल 2 और 2H2O और फिर H2O। यहाँ पे देखिए सूत्र दिया हुआ कैसे कैसे बनता है, कितने डिग्री पे होता है। तो यह 100 डिग्री पे गर्म करने पे
जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े जाते हैं कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है एल्किलीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े जाते हैं कहलाता है क्या? तो एल्किलीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एसिटिलीन अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एसिटिक अम्ल। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ एसिटिक एसिड का। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो यह होता है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो यह है एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। खनिज मिनरल क्या है? तो यह है अकार्बनिक ठोस। खनिज मिनरल क्या है? तो यह है अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो यह प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं प्राकृत तत्व में। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो यह प्राकृत तत्व में मिलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो यह धातु है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो यह है पोटेशियम। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी दिया हुआ है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है हाइड्रोजन का। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो यह बनता है मौजूद अम्ल एवं मौजूद क्षार से। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मौजूद अम्ल एवं मौजूद क्षार से बनता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यह है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यह है कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें होता है? तो केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? तो केरोसिन में। बाकी कांच में, मिट्टी में और सीमेंट में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो यह होता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन गैस प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो यह है ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राकृतिक रवा किसका बहुलक है? तो यह बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रवा किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। एथिलीन। फिर से टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकल बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बैकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से बनता है, तो यह किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के। बैकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है, तो यह बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह है वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह है वसा, फैट। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। उनके पास एक जैसा क्रिस्टल संरचना है, तो यह गलत हो जाएगा। उनकी कठोरता समान है, यह भी गलत हो जाएगा। उनकी विद्युत चालकता समान है, यह भी गलत हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनका एक जैसे क्रिस्टल संरचना है, यह गलत है। उनकी कठोरता समान है, यह भी गलत है। उनकी विद्युत चालकता समान है, यह भी गलत है। वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, यह बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो यह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग LPG में मुख्यतः होता है, क्या होता है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से देखते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग LPG में मुख्यतः होता है, क्या होता है? तो उपयुक्त
ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं तो क्या होते हैं? ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसके मुख्य घटक में बहुत सारे चीज़ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। फिर से देखते हैं ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक क्या होते हैं तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है क्या होता है तो फिर से ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला ऑप्शन देखते हैं। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीस को हटाता है तो यह हटाता है पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीस को हटाता है कैसे? तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। यहाँ पे देखें मिलान करने का दिया हुआ सूची ए को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट्टों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यह पदार्थ और उपयोग दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3, 4, 1, 2 देखते हैं। एस्पार्टम तो यह है कृत्रिम मधुरक। फिर है फ्रेयॉन तो फ्रेयॉन हो जाएगा प्रशीतक। फिर है नियोप्रीन तो नियोप्रीन हो जाएगा संश्लेषित रबर। फिर है बेनाड्रिल तो बेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। फिर से देखते हैं एस्पार्टम तो एस्पार्टम हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। फिर हो जाएगा फ्रेयॉन, फ्रेयॉन हो जाएगा प्रशीतक। फिर हो जाएगा नियोप्रीन तो नियोप्रीन हो जाएगा संश्लेषित रबर। और फिर बेनाड्रिल, बेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। यहाँ पे देखिए मिलान किया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं वीडियो रोक के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो यह होती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की। फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो यह है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा होती है तो यह होती है, इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ। अम्ल वर्षा कैसे होती है? तो यह होती है जीवाश्म ईंधन के जलाने से। तो यहाँ पर लगभग सारे जीवाश्म ईंधन ही है तो इसलिए इसका स्टार मार्क किया हुआ है। आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पे बॉक्स से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क बर्फ है क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो यह कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो यह हो जाता है CO2 के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो यह CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक इसमें सीमेंट का मुख्य घटक है। यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ई ऑप्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो नहीं होता। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे में होता है। मतलब हीरा में होता है, ग्रेफाइट में होता है और कोयला में होता है। फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे में कार्बन होता है। हीरा में होता है, ग्रेफाइट में होता है और कोयला में होता है। निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन सा है? तो यह है हीरा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त या हार्ड कौन सा है? तो हीरा है। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो यह होता है सोडियम बेंजोएट। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। पारद धातु मिश्रण होता है क्या? तो यह होता है पारदयुक्त मिश्रित धातु होता है। पारद धातु मिश्रण क्या होता है? तो पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है क्या है? तो मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? तो यह है मीथेन। निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो यह है पारा। निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो पारा द्रव्य है सामान्य ताप पर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन, मतलब सब्लिमेशन। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो यह है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो यह होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल
के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड या चूर्ण से निकलने वाला धातु क्या होता है? तो यह आता है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनका गैस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहनों से निकलने वाले गैस कौन सा है? तो यह हो जाएगा स्टार मार्क इसका हो जाएगा इसका उत्तर में, क्योंकि बहुत सारे गैस निकलते हैं वाहन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोकार्बन, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। फिर से पढ़ देते हैं, वाहनों से निकलने वाले गैस कौन सा है? तो यह स्टार मार्क इसका ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो कार्बन की मात्रा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो यह पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो यह जल जाती है क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो यह क्लोरीन के कारण जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो यह बनता है पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो यह बनता है पानी। यहाँ पर देखिए फार्मूला दिया हुआ है 2H2 + O2 = 2H2O। सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है इसका ऑप्शन, क्योंकि सोने को घोला जाता है एक्वारिजिया में, जो कि यहाँ पे आंसर में नहीं दिया हुआ है। सोने को घोला जा सकता है तो एक्वारिजिया में घोला जा सकता है, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि एक्वारिजिया ऑप्शन में नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है, वह धातु है क्या? तो यह धातु है तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है क्या? तो यह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो एस्टर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब माप नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चेक किए जाते हैं, चेक किए हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जल में अधिक विलय होता है, मतलब यह गलत है। जल में अधिक विलय होता है, यह ऑप्शन गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ए ऑप्शन असत्य है, जल में अधिक विलय होता है, मतलब बी ऑप्शन हल्के पीले रंग का चूर्ण यह सही है। ऑक्सीकरण यह सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्क्रिय करता है, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं आराम से। जस्ते से एक आयतन भाग मतलब घनत्व जिसका 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के दो आयतन भाग घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो यह होगा 8300 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए इसका फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैसे कैसे बनता है, तो आप लोग चाहे तो इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेप की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेप की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव पर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, तो यह हो जाएगा ई ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बनाने में काफ़ी धातुओं का यूज होता है, जैसे आयरन का, क्रोमियम का, मैग्नीशियम का और कार्बन का। फिर देखते हैं स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु है किसका? तो लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु है किसका? तो लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यह होता है बीटा किरण में।
निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यह बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो यह होता है डी ऑप्शन 288 निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो यह होता है 288 CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो यह आबंध क्रम है 3। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो यह है 3। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो यह होगा 4, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर द्रव्यमान होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो यह होगी 4। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार क्या होगा? तो यह होगा अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होगा? तो यह होगा अष्टफलकीय। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन X फिर H⁴ XH4। एक तत्व X का बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 89 नंबर प्रश्न। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या होती है कितनी होती है? तो यह होगा 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या होती है कितनी? तो यह होगा 12 और 3। भारी पानी वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या आइसोटोप ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है, बी ऑप्शन। दो उदाहरण है एक किसका? तो कोलाइड विलय का और इमल्शन का। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। दो उदाहरण है एक किसका? तो कोलाइड विलय का और इमल्शन का। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है? तो यह है इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खमीर या फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है? तो इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पे देखिए पूरा फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह जाता है एंजाइम के द्वारा। ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह हो जाता है जाइमेज के द्वारा, जाइमेज। शक्कर के कणवन से क्या बनता है? तो यह बनता है इथाइल अल्कोहल। शक्कर के कणवन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। आइए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो यह आ जाता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, सी ऑप्शन। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका देखिए सूत्र दिया हुआ CONH2 अगला प्रश्न 98 नंबर। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? तो यह है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? तो यह है शोधन अभिकर्ता। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है वनस्पति तेल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है वनस्पति तेल। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो यह होती है तांबा और जस्ता। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता होती है पीतल में। 101 नंबर प्रश्न। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो यह है बेसिक और एसिडिक। तब एम्फोटिक दोनों होता है तो एम्फोटेरिक होता है। तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म क्या है? तो यह है बेसिक और एसिडिक मतलब एम्फोटेरिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या करता है? तो उपयोग सही मतलब अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें तीनों उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सी? तो नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सी? तो नाइट्रोजन। वायु एक क्या है? तो यह मिश्रण है। वायु क्या है? तो यह मिश्रण है। यहाँ पे देखिए अलग अलग वायु का अलग अलग कंपोजिशन दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं पेपर पेन लेकर बैठे होंगे तो। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है क्या है? तो एथिलीन, एरिथ्रिन।
मच्छर भगाने वाले द्रवों में सक्रिय रसायन क्या है? तो एरिथ्रीन है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो यह है बी ऑप्शन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो यह बी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाला गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो देख लेते हैं त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश से। फिर ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल। फिर वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। और ओजोन छिद्र होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। फिर से देखते हैं त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापा जाता है। वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। यहाँ पे देखिए मिलाया हुआ क्या हुआ है, तो ये हमारा 199वां प्रश्न था। अब यहाँ पे जीव विज्ञान शुरू होता है जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें केवल केमिस्ट्री था। पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री के तीनों पार्ट कर लिया है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया, भारतीय इकोनॉमिक्स कर लिया। फिर ज्योग्राफी के दोनों पार्ट, भारतीय ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी दोनों देख लिया है। फिर हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी देख लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था। और हम लोगों ने भूगोल फिजिक्स को देख लिया। इसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री देख लिया। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बायोलॉजी के पूरे सेक्शन को देख लेंगे। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हम हो सके आपके इस प्रोत्साहन को देखकर। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो से वे लाभान्वित हो सकेंगे और रिवीजन करने में उन्हें आसानी होगा। आप लोग भी इस वीडियो को जितना से ज़्यादा बार देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिवाइज कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आप लोग परफॉर्म उतने अच्छे कर पाएंगे। तो बस आपसे यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा बार देखिए ताकि आप सभी का रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे घटना चक्र के इस बुक में जिसमें हम लोग बीपीएससी सीरीज़ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो अब तक के बीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो इसमें हम लोग पहले 8-10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन कंप्लीट कर लिया। जैसे कि हम लोग ने भारतीय इतिहास का तीनों सेक्शन कर लिया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया। फिर सामान्य भूगोल हो गया, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान हो गया। अब हम लोग जीव विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग से बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए। ऐसे इस वीडियो लेक्चर मतलब इस चैनल पे डेली वीडियो आएगा जो बिहार से रिलेटेड होगा, जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ताकि वे इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से अच्छे कर सके। और आप लोग को भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग से बस इतना ही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें भी और से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके आपके लिए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना अच्छे रिवीजन हो पाएगा, उतनी ही अच्छे आप लोग एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ नहीं देखा जिसमें हम लोगों ने एडिटोरियल करंट अफेयर का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया पीछे के 15 सेट का, तो आप लोग जाइए उसे भी देखिए। उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसके जितने वीडियो उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे भी देखिए। तो बस आप लोग से ये अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को बार देखिए और इसे शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान। तो यहाँ पे हमारा जीव विज्ञान आ गया सेक्शन सी। इससे पहले हम लोगों ने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कर लिया था, तो जाइए आप लोग उसे भी देखिए और अपनी एग्ज़ाम की तारीख को अच्छे से सुदृढ़ कर सकें। और इससे जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना ही अच्छा आपका रिवीजन हो पाएगा। तो आइए आप लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन रहा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो यह डार्विन ने लिखी थी। भारत तंत्र में इंसुलिन किसका
चयापचय पाचन या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो यह करता है कार्बोहाइड्रेट का। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयन पाचन या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो क्या एंटीबायोटिक है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो यह है चावल। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल कार्बोहाइड्रेट है। अगला ऑप्शन 5वां नंबर, कीट संवर्धन क्या है, तो यह है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है, तो यह करता है आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है, तो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है पराध्वनि तरंग का। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है पराध्वनि तरंग का। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो कौन सा सेब सच्चा फल नहीं है, बाकी अंगूर, खजूर और आलू बुखारा सच्चा फल है। निम्नलिखित कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो सेब सच्चा फल नहीं है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह होता है शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है फूल की कली से। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं। पादप कली है क्या है, तो एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली है क्या, एक भ्रूणीय टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो यह उपयोग होता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो यह होता है मस्तिष्क के उपयोग के लिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है कौन सा है, तो इंफ्रारेड। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो इंफ्रारेड है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो यह है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह आधारित है लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज करने वाले का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ई ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो यह उत्तरदायी है डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो यह है डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यह जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। 21वां प्रश्न, मानव शरीर में होता है, तो क्या होता है, लगभग 70% पानी। मानव शरीर में होता है क्या, तो लगभग 70% पानी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होते हैं, यह क्या है, तो विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, क्या है, तो विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह है विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो यह कहता है विटामिन D2 को। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो यह है विटामिन D2। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ होता है, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ, तो यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं सही सुमेलित कौन सा नहीं है। रेटिनॉल जीरोपैथेलमिया यह बिल्कुल सही है। टेकोफेरॉल बेरीबेरी यह गलत है। साइनोकोबाल्मियम रक्ताल्पता यह बिल्कुल सही है। आर्गे कैल्सिफेरॉल रिकेट्स यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। टेकोफेरॉल बेरीबेरी यह गलत ऑप्शन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए उसका विवरण दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे विवरण उसका पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है क्या? तो विटामिन B12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है कितना? तो 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है कितना? तो 5 से 6 लीटर। आघान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होता है, तो यह होता है RH कारक में। आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होता है, तो यह है RH कारक। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो यह है स्फिगोमैनोमीटर। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिगोमैनोमीटर। विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना होता है? तो 1200 सीसी। विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। इंसुलिन है क्या? प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो यह है इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। महिला सेक्स हार्मोन है, तो यह कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो यह मिलती है थायरोक्सिन में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो यह मिलती है थायरोक्सिन में। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, कहाँ स्थित है? तो मस्तिष्क में। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है कहाँ? तो मस्तिष्क में। प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, क्या उत्पाद है? तो O2 मतलब ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो O2 है। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है, पूरा रिएक्शन चेन कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं आराम से। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो कब बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है कैसे? तो क्लोरोप्लास्ट से। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो क्या होता है शक्ति स्रोत? बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है? बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। आइए 43वां प्रश्न देखते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? तो यह मिलता है बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? तो यह मिलता है बीज में। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 45वां प्रश्न। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो जल जनन रोग का। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण किसका? तो जल जन्य रोग का। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषांतक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषांतक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत प्रभावित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो यह निर्माण होता है ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से देखते हैं यह प्रश्न। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोटॉक्सिन का निर्माण होता है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑन्कोजिन संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? कर्क रोग से। ऑन्कोजिन संबंधित है किससे? तो कर्क रोग से। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है कौन सा? तो ई ऑप्शन, क्योंकि यह है कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस 32, तो P32 और कोबाल्ट 60 दोनों उपयोग होता है, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन फेरोक्सिन और डी ऑप्शन कोबाल्ट 60 दोनों। तीव्रता एवं प्रतियोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण। फिर से देखते हैं। तीव्रता एवं प्रयोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आयनीय विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया।
शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? तो यह होता है उपयुक्त सभी, मतलब जीन के सम्मिश्रण, मतलब ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण या शफलिंग से, ABC तीनों। फिर से देखते हैं, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? तो यह होता है जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, फिर जीन में मिश्रण या शफलिंग से। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो यह बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो यह था आर्थर कॉर्नबर्ग। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह थे आर्विड कार्लसन। आर्विड कार्लसन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह थे आर्विड कार्लसन। आइए 57वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह दिन है 14 नवंबर। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है कौन सा? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा? तो माइकोप्लाज्मा है। आइए 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो यह है विषाणु या वायरस। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो यह है विषाणु या वायरस। बिल तथा मेंडेला गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो यह कार्यरत है HFI या फिर HIV या फिर एड्स के लिए। बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यरत आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो यह है HIV या एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो यह की थी लुएन हुक ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लुएन हुक ने की थी। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जाता है वह है, तो यह है बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट में आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है कौन सा? तो बैक्टीरिया। कणीय तत्व क्या है? तो यह है वायु प्रदूषण। कणीय तत्व क्या है? तो यह है वायु प्रदूषण। संवहनीय या वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो यह जाता है जाइलम टिश्यू में। संवहनीय या वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो यह जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो कितना? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो क्या होता है? O। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है कितना? तो O होता है। आइए 68वां प्रश्न देखते हैं, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है? तो यह है AB। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है? तो यह है AB। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो यह होता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो यह होता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो यह निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो यह 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यह है 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती है? तो यह है 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो यह है 28। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो यह है 28। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है क्या? तो ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह होती है 406, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो यहाँ डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषित अंग नहीं है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, सामने वाले चपटे दांत या कृंतक इंसीजर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, सामने वाले चपटे दांत।
आइए 96वां प्रश्न देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो यह है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा? तो एंजाइम है। 77वां प्रश्न। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है, तो यह है विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है कौन सा? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। इंसुलिन प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन प्राप्त होता है कैसे? तो डहेलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो यह है जल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो यह है जल। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका उत्तर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ या शैवाल एवं जीवाणु थे। तो यह है इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर पढ़ सकते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यह होती है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यह होती है अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो यह प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारण क्या है? तो यह प्राकृतिक वरण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो यह इसका आंसर जाएगा बी, म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। 87 नंबर प्रश्न। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह है कशेरुक रज्जु में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। विकास का कारण है तो क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण है तो क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो यह है बी और डी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन और एथिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस का क्या नाम है? तो यह है एसिटिलीन और एथिलीन। माँ पौधा की भांति पौधा मिलता है, तो यह है इनमें से दोनों, मतलब बीजों से और तना काटने से। माँ पौधा के भांति पौधा मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनमें दोनों में, मतलब ए और बी दोनों में, मतलब बीजों से और तना काटने से। आइए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। पानी मिट्टी के जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? तो परासरण। पानी मिट्टी के जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरा जाता है उसे कहा जाता है क्या? परासरण। जल से बाहर निकले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो यह गंध से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। 94 नंबर प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो यह गंध से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यह होती है लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यह होती है लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो यह होता है इंसुलिन की कमी से। 97 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो यह इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। 98 प्रश्न। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है विषाणु के द्वारा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है एड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 100वां प्रश्न। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तो फेफड़ों का। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तो फेफड़ों का। आइए अगला प्रश्न। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाघात से पीड़ित होता है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है।
स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाघात से पीड़ित होता है क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है एक पेड़ से। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो यह करते हैं नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग होता है? तो यह होता है नाइट्रोजन का। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बी ऑप्शन मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आयन धातु पाया जाता है। 105वां प्रश्न, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। पौधे एवं पेड़ों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं या अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। कीट बच्छी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो यह उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। कीट बच्छी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो यह उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो यह है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो यह है पुष्प। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में भी मदद करता है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर से क्वेश्चन पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा खाली स्थान में मदद करता है। तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? तो सिकोआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? सिकोआ। एस्पिरिन है क्या है? तो यह एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन है क्या? एंटीपायरेटिक। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो यह होता है सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो यह सोयाबीन में होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रतिबद्ध के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है गन्ना के लिए। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा? तो रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कौन सा? तो रेफलेशिया। आइए 114वां प्रश्न देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो यह थे जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन से? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्लेरिट्स है क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्लेट्रिक्स है क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किसमें? स्तनी में। प्रतिवर्ष 5 लाख भारत एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो यह रोग कौन सा? क्षय रोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। यह रोग कौन सा? तो यह रोग क्षय रोग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करता है। 120वां प्रश्न, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है कौन सी है? तो फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो यह है फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठा है क्या है? तो फ्रुक्टोज है। शर्कराओं में सबसे मीठा है क्या है? फ्रुक्टोज। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा? तो पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा? पीछे का भाग। मटर पौधा है शाक। मटर पौधा है शाक, ठीक है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है बी ऑप्शन नाइट्रोजन प्रोटीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है क्या? तो प्रोटीन। आज 125वां प्रश्न, थायराइड ग्रंथि या थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अत्यंत स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो यह है THS, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि या थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो यह है TSH। थायरॉक्साइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण।
थायराइड ग्रंथि किसकी कमी के कारण खराब होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजी का सेक्शन भी खत्म होता है। तो यहाँ इसी के साथ हमारा साइंस सेक्शन का तीनों पार्ट खत्म हो जाता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक पहले के सारे वीडियोज़ नहीं देखे, जिसमें हम लोगों ने भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था किया हुआ है, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग इसे आराम से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ को नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए। और आप लोग से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी डेली नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए और आप लोग इसे आसानी से देख सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। और आप लोग से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए। जितना ज़्यादा देखिएगा उतना अच्छा रिवीजन कर पाइएगा और उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बीपीएससी या इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।